गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन 36, 37 एंड 38, जिसमें 36 में क्या कहा गया है। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। यानी कि कोई दो वेक्टर हैं जिनको हम सम करें और अगर उन्हीं दोनों वेक्टर का डिफरेंस करें और अगर वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या होगा। तो ये नीचे चार ऑप्शन दिए हैं। क्या वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, क्या वो एक दूसरे के इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, equal to each other and equal to each other in magnitude, not equal to each other in magnitude cannot be predicted. Next है, if the parallelogram is formed with two sides represented by a vector a and b and a plus b represent the major diagonal when the angle between vector is acute, minor diagonal when the angle between vector is obtuse, both of the above, none of the above। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि रिजल्टेंट ऑफ सी ऑफ ए एंड बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए, यानी ए और बी का जो रिजल्टेंट है सी वो ए के परपेंडिकुलर है। तो अभी हम डायग्राम से बताएंगे। और जहाँ ए और सी आपस में इक्वल दिए गए हैं, पूछता है ए और बी के बीच में क्या एंगल होंगे रेडियन में। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ आए। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए पहला क्वेश्चन ये था कि दो वेक्टरों का सम और दो वेक्टरों का डिफरेंस का जो अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्ट क्या होगा। देखिए दो वेक्टरों का सम और दो वेक्टरों का डिफरेंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर इनको हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी। अब a इज इक्वल टू बी क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी कहता है कि ये वेक्टर दोनों ही इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। ठीक है। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है मैं कि इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, तो ये आंसर सही है, दूसरा आंसर सही है। अब बात करते हैं 37 की। कहता है पैरेललोग्राम इज फॉर्म विद टू साइडेड, यानी कि एक पैरेललोग्राम है दो साइडों से मिलकर बनता है। अगर a और b के बीच में एक्यूट एंगल, तो देखिए इसमें कैसे बनेगा पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम बनता है, ये डायगोनल आपका बड़ा होगा और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो आप देखें, अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। तो इसका जो डायगोनल होगा वो देखिए स्मॉल है और इसका डायगोनल लार्ज है, यानी कि बड़ा है। तो यहाँ पर मेजर डायगोनल बनता है और यहाँ माइनर। अगर ये एक्यूट एंगल बनेगा तो मेजर डायगोनल बनेगा, और अगर एक्यूट एंगल की जगह ऑब्ट्यूज एंगल बनता है 90 से बड़ा, तो यहाँ पर हमको जो डायगोनल इससे इसका जो रिजल्टेंट होगा वो माइनर रिजल्टेंट होगा, यानी माइनर जो है उसकी लंबाई होगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं कि बोथ ऑफ द को मतलब मेजर डायगोनल व्हेन द एक्यूट एंगल, ये भी सही है, और माइनर डायगोनल व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 38 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर ए और बी, मान लीजिए कोई एक वेक्टर ए है और कोई एक वेक्टर बी है, ए और बी किसी एंगल पर हैं और जो इसका रिजल्टेंट आता है वो सी आता है, वो सी ए से परपेंडिकुलर है, माने ये थीटा एंगल पर है। तो अब ध्यान दें, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। तो ए और बी के बीच में तो एंगल बनेगा हमारा 90 प्लस थीटा, बट हमें थीटा निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे थीटा निकालेंगे। अगर हम इसको कंप्लीट कर दें एक ट्रायंगल, ये थीटा है, ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। इस लिहाज से अगर हम देखें ओ पी और क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर हम बेस को लेते हैं तो कॉस लेना पड़ेगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा बी। और ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये चीज़ बेस तो हमारा यही ना, बेस रिप्रेजेंट करेगी सी को, और परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, ये सब मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। और वहीं पर अगर हम इसकी वैल्यू को देखें सी, अगर हम सी को देखें, अगर हम इसका
साइन थीटा का वैल्यू देखें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी ये वाली वैल्यू परपेंडिकुलर और अपॉन साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए अब ये परपेंडिकुलर, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये तो इसके इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम इसको पूरा करते हैं, मान लीजिए ऐसे आप समझिए, इसको हम पूरा करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो ये वाली वैल्यू जो है होगी वो इसके इक्वल होगी। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन हाइपोटेन्यूस बी। ठीक है बच्चों, और हमको गिवन है क्वेश्चन में कि ए सी के इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो हो जाएगी बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अब ए को सी के बराबर लिख सकते हैं, तो ए की जगह क्या लिख दिया, सी इक्वल टू बी साइन थीटा। अब यही सी की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा, कॉस थीटा को यहाँ इधर ले जाइए तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है बच्चों, अब टैन में देखिए, ध्यान दीजिए, टैन में 1 कब होता है, जब टैन 45 डिग्री हो, तभी ना आपका थीटा की वैल्यू 45 होगी। तो अब इसका मतलब क्या निकला कि जो थीटा है वो 45 है, तो टोटल एंगल हमारा क्या बना, 90 + 45। अब ये कितना बन गया, 135। लेकिन चूंकि आपका आंसर जो देना है वो आंसर रेडियन में देना है, तो पाई अपॉन 180 का डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ से कैंसिल आउट करिए, तो कैंसिल आउट करने से ये बन जाएगा आपका 3π/4 रेडियन, यही आंसर है। तो इस बात को उम्मीद है समझ में आया होगा। ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। जब पैरेललोग्राम आप बनाते हो तो जो जैसे ये वाला साइड अगर देखा जाए तो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो छोटी सी बात है, उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। गुड बाय।